ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। अच्छा, मैं बिफोर दिस मैं आपको बताऊं कि मास्टर पार्ट 2 का सिलेबस क्या है और हमने क्या डिस्कशन करनी है। मैं सारी स्लाइड्स ना जल्दी से रन कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि सेशन का थीम क्या है, क्या हम करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो सिलेबस के बारे में बात होगी आज के सेशन में। कौन सी प्रैक्टिस बुक्स हैं और बुक्स अगर कोई हैं तो वो कौन सी हैं, और पास पेपर्स के लिए कौन सी बुक्स या जो है प्लेटफॉर्म्स हैं आपको कहाँ से मिल सकते हैं, उनको कैसे आपने सॉल्व करना है, और एक प्रैक्टिकल वे क्या है और एक आइडियल वे क्या है। और ये सेशन उन लोगों के लिए जिन्होंने पार्ट 2 का एग्जाम जनवरी 2024 में देना है, तो हार्डली उनके पास ना 5 मंथ्स हैं। तो 5 मंथ्स में आइडियल वे तो बहुत सारे लोग बना लेंगे, लेकिन मैं आई विल डिस्कस विद यू अ प्रैक्टिकल वे। इसके बाद आई विल डिस्कस अबाउट सिलेबस। मुझे पता है कि आप लोगों ने भी कुछ सेल्फ एफर्ट की होगी अबाउट सिलेबस, तो ये शायद आपको पहले से पता हो, तो मैं थोड़ा सा इसको जल्दी लेके चलूंगी कि कौन कौन से आपके डोमेन्स हैं। फिर उसके बाद आई विल डिस्कस विद यू पीपल के ये जो गाइडलाइंस, इतने सारे जो ये स्टडी डॉक्यूमेंट्स हैं, रीडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है फॉर योर एग्जाम। फिर अगर आप मोर डिटेल्स में जाना चाहेंगे तो आई विल गाइड यू के एग्जाम कैसा है, कैसे मार्किंग होती है, पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है, EMQs क्या है, SBS क्या है, ठीक है, कौन कौन से मॉड्यूल से पेपर 1 आता है, कौन कौन से मॉड्यूल से जो है पेपर 2 आता है, स्टैंडर्ड सेटिंग क्या है, मार्किंग कैसे होती है, ठीक है। और कॉलेज मतलब RCOG के अकॉर्डिंग टू RCOG जो इम्पोर्टेंट MCQs या EMQs का पूल है वो क्या है, ठीक है। और MRCG 2 की तैयारी करने वाले जो पेपर देते हैं तो उनमें से बेसिकली पास कितने होते हैं, और जो पास होते हैं वो क्या करते हैं, और जो फेल होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। तो आपने अक्सर देखा होगा सीमलेस सीमलेस, फ्लायर पे भी ये देखें आपने लिखा होगा, यहाँ ऊपर लिखा होगा सीमलेस MRCG 2। मैं आई वाज सर्चिंग गूगल, बहुत सारे कोर्सेज थे, BMRCOG, गोल MRCOG, डू MRCOG, IMRCOG, UMRCOG, बट मुझे समझ नहीं आया मैं क्या रखूं कोर्स का नाम, तो मैंने इसको रखा है सीमलेस MRCOG। और ये कोर्स का नाम बस ऐसे नहीं रखा कि कोई नाम नहीं मिल रहा था, बिकॉज सो वेरी ऑर्गेनाइजेशन टीचिंग कोर्सेज, उन्होंने सारे नाम टेकन कर लिए। तो अगर मुझे कोई नाम मिलता भी तो शायद मैं वो ना ऑप्ट करती, मैंने सीमलेस ही क्यों चूज किया, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। और शायद ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। मैं बीइंग एग्जाम कैंडिडेट, जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय पार्ट 2, मुझे जो धक्के मैंने खाए, तो उन धक्कों के बाद मुझे लगा कि ये एग्जाम सीमलेस होना चाहिए, ठीक है। तो सीमलेस से मुराद ये नहीं है कि फटाफट M1 किया, 2 किया और फौरन 3 कर लिया और ये सीमलेस हो गया। नहीं, सीमलेस ओनली अबाउट पार्ट 2, कि आप थ्योरी और आपके जो पास पेपर्स हैं वो साइड बाय साइड चलें। क्योंकि we were 15 friends when we were studying for this exam, तो they have joined many other courses as well, teaching helping काफी courses हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज, बहुत सारे लोग थे ना, और मैं अपने कोर्सेज चला रही थी, तो अनफॉर्चुनेटली आई कांट ज्वाइन देम, बट मैं सुनती रहती थी वो क्या कर रहे हैं, तो मुझे ये फील हुआ कि वो सब के सब थ्योरी कर रहे हैं। जबकि मैं मेरा ये दिल था कि नहीं, जो मॉड्यूल मैंने किया है कोई भी, तो मैं फटाफट उसके पास पेपर्स देख लूँ मॉड्यूल वाइज। तो मुझे ऐसा कोई कोर्स नहीं मिल रहा था, मिलता तो शायद ले लेती, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी बिजी रूटीन थी। अपने ही कोर्सेज थे, आई एम टीचिंग FCPS, MCPS, MS, IMM कोर्सेज एज वेल, और MRCOG 1 एज वेल। और MRCOG 1 का कोर्स जो पेपर होता है वो बिल्कुल साइड बाय साइड होता है 2 के साथ, तो वो भी एक जिम्मेदारी थी। तो मैं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, और उसकी जो रीजन थी ना ज्वाइन करने की, वो ये थी। सीमलेस का मतलब यही था मेरे लिए कि यार जब मैं थ्योरी कर रही हूँ ना, तो मेरे साथ फौरन जब मैं उसके SBA EM क्विज कर लूँ, तो मुझे थर्ड स्टेप मेरा ये हो कि मैं उसके फौरन पास पेपर्स भी कर लूँ। और ऑब्वियसली नोबडी वाज ऑफरिंग दैट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। तो मैंने फिर ये चीज नोट कर ली थी कि मैं अगर इन फ्यूचर इफ आई विल रन एनी कोर्स, मैं ये जरूर चीज ऐड करूंगी कि अगर किसी ने मेडिकल डिसऑर्डर या मेटरनल मेडिसिन की थ्योरी पढ़ी है, तो देयर एंड देन उसको पता हो कि इसमें से पिछले 10 सालों में कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितने EMQs आए हैं, कितने SBS आए हैं, ताकि वो बेचारा नोट्स बनाए, तो जो है मतलब हाई क्वालिटी उसके नोट्स बन जाएं। देयर एंड देन उसको पता हो ना कॉलेज क्या पूछता है,
ठीक है, और ऑब्वियसली पेपर रिपीट होता है, हमारा भी रिपीट हुआ था, सिंगल बेस्ट आंसर तो 80% रिपीट हुए थे। अच्छा एनीवे मुझे पता है मैं थोड़ी सी फास्ट हूँ क्योंकि आज मेरी बेटी की बर्थडे है। ओके तो बस जल्दी जल्दी आई विल ट्राई, जल्दी जल्दी भी नहीं, आई विल ट्राई कि जो मैंने पीपीटीज पे लिखा है वो मैं नाइसली डिलीवर कर दूं। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ व्हाई व्हाई आई हैव चूजन माय कोर्स नेम सीमलेस, बस। अच्छा इसके बाद मैं बताऊंगी कि रिवीजन कैसे करनी है और रिवीजन स्टार्ट कब करनी है, ठीक है। फिर हाउ यू कैन मेक नोट्स, ठीक है। ये मेरे एफसीपीएस के बच्चे भी ऐसे नोट्स बनाते हैं और आपको पता है कितनी अच्छी उनकी सक्सेस स्टोरीज हैं। फिर कुछ डेमो टॉपिक्स हैं कि कैसे नोट्स बनाए जा सकते हैं, बनाने तो ऑब्वियसली आप भी लोगों ने, पेपर भी आप लोगों ने देना है। आई विल ओनली हेल्प यू और गाइड यू और फैसिलिटेट यू, ठीक है। तो कुछ प्रोडक्टिव टिप्स हैं और इसके बाद हाउ टू पास इन वन गो और हाउ वी विल डू दिस, थोड़ा सा फिर मैं अपने कोर्स के बारे में बता दूंगी इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। तो आपकी बुक्स कितनी हैं? बुक्स तो बहुत सारी है, सारी करेंगी। तो दैट इज अबाउट द सेशन कि हमने ये स्लाइड्स टिल 42 स्लाइड्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, बट यही कुछ है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं बट वो फिर किसी और दिन चले ऑल सेट, शुड वी स्टार्ट? जी ऑल सेट, इजी, माहिन इजी, नाजिया इजी, अक्सा, अक्सा वेलकम, अक्सा हाउ, कैसी हैं आप? Thank you so much. I am Alhamdulillah. How are you? आई एम फाइन। अक्सा का मैं इंट्रो करा दूं। अक्सा हम आप इस कोर्स में मेरे साथ होंगी, बेसिकली चीफ मेंटर यही होंगी बिकॉज शी हैज डन एमआरसीओजी एज ए होल, एथिकली इन्हीं को सूट करता है ये कोर्स भी रन करना। मैं थ्योरी में अपना इनपुट वहां दूंगी जितना जरूरी होगा, ठीक है। तो जी अक्सा कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल डॉक्टर है, विद योर सपोर्ट डेफिनेटली दिस कोर्स विल रन। आपके बगैर आपका एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज्यादा है, बट इंशाल्लाह ज्यादा है डेफिनेटली लेकिन पार्ट 2 में ज्यादा नहीं है नहीं बहुत नहीं, बट कम है। इंशाल्लाह डेफिनेटली हम मिलकर करेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली फिर हम बहुत अच्छा इंशाल्लाह आपने नाम चूज किया, बिकॉज वाकई ये कंफ्यूजन ही रहती है स्टूडेंट्स के लिए हमेशा कि मटेरियल तो हर जगह है लेकिन जो बहुत स्कैटर्ड है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल तो तो मुझे नहीं। अक्सर शुरू दिन से अंदाजा हो गया था कि मटेरियल तो बहुत ज्यादा है और जो प्रिपरेशन स्टाइल है वो पता नहीं क्यों ब्रेक में है, पहले सारी थ्योरी पढ़ो, जो लोग भी तैयारी करवा रहे थे, और फिर एंड पे पास पेपर्स करो। तो फॉर एमआरसीजी 2 ये सूट नहीं कर रहा था मुझे, तो मेरा दिल था यार कोई सीमलेस कोर्स होगा, मुझे नहीं पता था मैं नहीं बनाना ऐसा कोर्स। नहीं नहीं, इंशाल्लाह डेफिनेटली जो ज्वाइन करेगा डेफिनेटली दे विल बेनिफिट, इवन जो ज्वाइन नहीं करता इवन दे विल प्रैक्टिस विद अस ऑन डेली बेसिस, तो इंशाल्लाह दे विल गेट बेनिफिट फ्रॉम अस, हमसे बेनिफिट ही होगा इनको, कि हमारा मकसद है कि हम सब बेनिफिट दे सबको जो भी एग्जाम में अपकमिंग कैंडिडेट्स आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा अक्सा की डेडिकेशन के बारे में ऑडियंस में बता दूं, अक्सा जो है मैडम के साथ 2020 से हैं, जब कोविड चल रहा था उन दिनों मैंने पहली दफा एमआरसीजी 1 बुक किया और ओनली 5 स्टूडेंट्स वर देयर, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो 100+ है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैंने रन किया तो आई टॉक टू अक्सा, मैंने कहा यार 100 हैं, आप रन कर लोगे, इतना कुछ पढ़ा लोगे, इतना तो आप तो टोटल लास्ट में जाओगे, मतलब इतने लंबे लंबे सेशंस होंगे। और मेरा ख्याल है वो शुड क्विट, लेकिन अक्सा ने क्विट नहीं किया और 5-6 आवर्स के जो भी लॉन्ग सेशन थे, पूरी एनाटॉमी फिजियो, उन्होंने 5 स्टूडेंट्स को उन्होंने बड़े दिल से पढ़ाई और वो फिर पांचों के पांचों पास भी हो गए। या अक्सर याद है सदफ लोग थे जिसमें? बिल्कुल बिल्कुल, इवन सदफ ने तो शायद MRCG 2 भी दिया था, उसके बाद में उससे रिजल्ट के बाद बात नहीं हुई। हाँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ अक्सर हेड्स ऑफ यू, आप बड़ी डेडिकेटेड है और दैट इज द सोल रीजन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्ट 2 पार्ट 3 कर भी चुके हैं, बट व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर को मेंटोर, पता नहीं क्यों आई थॉट ओनली अक्सर कैन लीड दैट कोर्स, क्योंकि आप टायर्ड नहीं होते, एग्जॉस्ट नहीं होते, बोर नहीं होते, जो पैशन है ना आपके टीचिंग का, दैट इज आउट क्लास, बल्कि मैं कहूँगी टेक्स्ट क्लास। So we are really very honored you are joining us for Thank you MRCG so 2. much. Thank you so much, everyone, and a very welcome to all of you to this session. And inshallah, definitely, आपके कोई भी questions हो इस session के बाद भी तो you can all post in the groups. We'll try to answer. हम आपको जितना answer कर सकेंगे आपके queries को answer करेंगे. Inshallah.
ओके ऑडियंस में आपको बता दूं, इफ यू आर लुकिंग फॉर सम कोर्स विल टीच MRC2 in English, right now it's not possible for us. Probably Aksa can very fluent in English and he can teach and deliver best in this language, but for me I am not best in to deliver my best in that language. So I will take my sessions in Urdu. So only those students should join or should continue with us for January 2024 who can understand Urdu well. Okay, चलें. थोड़ा सारे डिस्क्लेमर भी हो गए. मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं हर एक स्लाइड को एक्सप्लेन करूंगी कि मैडम के बारे में आपको पता है कि since 5 years we are teaching FCPS, MCPS, IMM, and now last 1 year से we are teaching MRCOG1 as well. और जो MRCG2 पढ़ाने का कॉन्फिडेंस मिला है ना, वो 1 के रिजल्ट से मिला है. मीन्स if I am not missing any figure, 100% स्टूडेंट्स जो MRCG1 के इन लास्ट 2 कोर्सेज में थे, जिनको डायरेक्टली मैं मेंटोर कर रही हूँ, उसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो एग्जाम जिसने दिया और वो रह गया हो, जो कि थ्योरी कोर्स से था. सो वहां से थोड़ा मुझे ये कॉन्फिडेंस हुआ कि व्हाई नॉट MRCG2. सो ये थोड़ा सा इसका इंट्रो है. ओके, एक्सपर्ट मेंटोर इन द फार्म ऑफ ओनली Aksa. आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं बड़ा जूनियर मेंटोर हूँ फॉर पार्ट 2 MRCG. Okay, so I am talking about Jan 2024. Welcome to the platform. We are going to discuss everything in detail. First, I will tell you about the syllabus. अच्छा, syllabus के लिए ना very wonderful blogs. अब मैं ना as a student आपको बता रही हूँ, not as a some from organization जो मैं ढूंढी करने से, not like that. जो कमिंग 330 स्लाइड्स है ना, वो सिर्फ एज ए स्टूडेंट बता रही हूँ. व्हेन आई वाज स्टूडेंट आई वाज सर्चिंग थिंग्स फॉर माई सेल्फ. तो मैंने गूगल किया एंड आई मुझे लगा सिलेबस बहुत ज्यादा है, खुद से हर गाइडलाइन डाउनलोड करना ना बड़ी मुश्किल हो जाएगी. तो बड़े अमेजिंग ब्लॉग्स थे. आप लिखे MRCG2 सिलेबस और ब्लॉग्स, एंड आपको इसी तरह के जो है ना कंपैक्ट ब्लॉग्स मिल जाएंगे, और आप उनको लिंक्स भी होंगे, आप क्लिक करेंगे तो आपको फटाफट वो गाइडलाइन, आप उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं. तो आपको इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे. ठीक है. अच्छा, ये जो मॉड्यूल्स हैं टोटल दे आर 18. ठीक है. और आई विल सेंड यू पीपल द लिंक फ्रॉम, यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड द गाइडलाइंस आर इन जो मैडम के अपने टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, लाइक ग्रुप नंबर जो C1 है, C2 है, यू सूनर यू विल हैव एक्सेस. उनमें आपको लेटेस्ट गाइडलाइंस मिल भी जाएंगी. मतलब अप टू यू कि आपने टेलीग्राम से ये डाउनलोड करनी है या फ्रॉम गूगल. ठीक है. तो ये 18 टोटल सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी मॉड्यूल्स है. क्लिनिकल स्किल्स, टीचिंग, इंफॉर्मेशन एंड क्लिनिकल गवर्नेंस, रिसर्च, कोर सर्जिकल स्किल्स, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, सर्जिकल प्रोसीजर्स, एंटीनेटल केयर, मैटरनल मेडिसिन, लेबर और देन डिलीवरी पे अनदर मॉड्यूल, और पोस्टमार्टम प्रॉब्लम्स. अच्छा, जब मैं पार्ट 2 की तैयारी कर रही थी तो मुझे पता चला ये 3 अलग मॉड्यूल हैं. FCPS में तो मैं ये इकट्ठे पढ़ाती रहती थी. मतलब मैं सॉरी, ये जो 10, 11 और 12, बिकॉज एक ही मॉड्यूल में हम कर लेते थे लेबर और डिलीवरी और पोस्टमार्टम प्रॉब्लम. बट कॉलेज ने इनको बड़ा ऑर्गेनाइज किया है फॉर MRCG2. ठीक है. लेबर का मॉड्यूल अलग है, डिलीवरी का अलग है, परप्यूरियम का अलग है. आपने भी ऐसे ही करना है. गाइनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, सब फर्टिलिटी पे अलग है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें सारी स्टडीज आ जाती हैं, ये अलग है. अर्ली प्रेगनेंसी अलग, जनरल गाइडीज में HMB लाइक सारे टॉपिक्स आ जाते हैं. एंड देन यूरोगाइनी एंड पेल्विक फ्लोर प्रॉब्लम्स. तो ये टोटल 18 आपके मॉड्यूल्स हैं. ठीक है. और आपने भी 18 ही फोल्डर्स बनाने हैं अपने. कैसे बनाने हैं फोल्डर बताऊंगी आपको. इसके अलावा ये जो मॉड्यूल्स हैं, अब ऐसा नहीं है कि मैटरनल मेडिसिन का मॉड्यूल आप क्लिक करें तो हर चीज आपको ग्रीन टॉप से पढ़नी है. कुछ टॉपिक्स ग्रीन टॉप से पढ़ने हैं इस पूरे मॉड्यूल को रीड करने के लिए, कुछ टॉपिक्स नाइस से पढ़ने हैं, कुछ टॉपिक्स पे टॉक आर्टिकल्स पढ़ने हैं, कुछ टॉपिक पे साइंटिफिक इम्पैक्ट पेपर्स पढ़ने हैं, कुछ टॉपिक्स के लिए आपको FSRH या बैच गाइडलाइंस पढ़नी है, कुछ टॉपिक्स के लिए आपको फिगो पढ़नी है. तो और फिर मॉड्यूल 1 बनेगा. मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अगर आप बहुत ही नए हैं इस प्लेटफॉर्म, इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, आप वो लोग हैं जो पहली दफा मुझे ही सुन रहे हैं.
तो मैं आपको बता दूं, देखो जैसे मैटरनल मेडिसिन है ना, मैटरनल मेडिसिन, इसमें कुछ आपको नाइस की गाइडलाइन मिलेंगे, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कुछ आपको जीटीजी मिल जाएगी, ठीक है, जैसे ओब्सकोलिसिस की आपको जीटीजी करनी है। अच्छा, फिर इसमें कुछ जो इंट्रापार्टम केयर है, ऑब्वियसली लेबर में भी पढ़ेंगे, बट मैं ये ट्राई करूंगी कि जब अगर कार्डियक पढ़ रहे हो तो उसके इंट्रापार्टम केयर भी साथ कर लो, तो वो आपको नाइस से करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ जगहों पे आपको जीटीजी भी मिलेगी इस टॉपिक पे, और आपको उसका टॉग आर्टिकल भी मिलेगा, मे बी कुछ पे आपको सेम टॉपिक का टॉग आर्टिकल और साइंटिफिक इम्पैक्ट पेपर भी मिल जाए। तो आपने ये मॉड्यूल कंप्लीट करने के लिए जो सोर्सेज है वो रैंडम यूज करने हैं, लाइक कुछ टॉपिक्स नाइस से कवर होंगे, कुछ जीटीजी से, कुछ नाइस से, कुछ टॉक से, कुछ सिप से, ठीक है, या फेसरेट से, वो तो एंटायर कॉन्ट्रासेप्शन में सारा हुई है, इसलिए मैं ये ऐड नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा, जो कॉन्ट्रासेप्शन है वो टोटल की टोटल आपने करनी है एफएसरेट से, कुछ उसमें टॉक आर्टिकल्स हैं, लेकिन 90% ये सारी गाइडलाइंस पढ़नी है टू कंप्लीट कॉन्ट्रासेप्शन मॉड्यूल। ऑन्कोलॉजी की अगर मैं बात करूं, इसमें बहुत सारे टॉक आर्टिकल्स भी हैं, और ब्रिटिश ऑन्कोलॉजिकल सोसाइटी की अपनी गाइडलाइन भी है, लेकिन जो हमारा 90% काम होगा ना वो फिगो से होगा, फिगो की गाइडलाइन से, ठीक है। तो मॉड्यूल कंप्लीट करने के लिए जो टॉपिक्स हैं और जिनके सोर्सेज हैं वो बड़े डिफरेंट हैं, और यही मसला है कि एमआरसीटी का 2 का सिलेबस जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी है और मुश्किल है कि आपने इसको कंपाइल कैसे करना है। मैं तो ये कहूंगी कि एमआरसीटी 2 की तैयारी करने के लिए ना 50% काम है पढ़ना, और 50% काम ये है कि क्या चीज कहाँ से पढ़नी है और कितनी पढ़नी है, मतलब यही 50% काम है। पढ़ने में तो आप लोग डॉक्टर्स हो, आई अज्यूम बड़े अच्छे हो, लेकिन जो 50% एक्चुअली एमआरसीटी 2 की तैयारी है ना वो यही है कि मेरा मॉड्यूल है ये, इसमें कितने टॉपिक्स हैं और ये मैंने कहाँ से पढ़ने हैं और कहाँ से एक्चुअली नहीं पढ़ने, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ओवरलैप हो जाते हैं, जिस पे जेटीजी भी है, टॉक भी है, हम तो फिर जेटीजी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई भी उसमें डिफरेंस है तो जेटीजी वी विल फॉलो। अगर नाइस भी है किसी टॉपिक पे, लेट्स सपोज एक टॉपिक पे नाइस भी है और जेटीजी भी है, इन दोनों में मसला आ जाए तो फिर हम जेटीजी को देख लेंगे। छोटे छोटे मसले हैं भी सही, बट वो इतने बड़े मसले नहीं है कि हम पूरी गाइडलाइन को कचरे में डाल दें, फिर भी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन क्या नहीं पढ़ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, तो कुछ आपको बेस्ट प्रैक्टिस पेपर्स पढ़ने हैं, एफएसएस की गाइडलाइंस पढ़नी है, और कंसेंट एडवाइसेस है, लेकिन वो डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ इनकी परसेंटेजेस ही हैं, इस पे अच्छे नोट्स बन जाएं तो बस काफ़ी है। फिर क्लिनिकल गवर्नेंस एडवाइसेस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देन कुछ रैंडम मिसलेनियस गाइडलाइंस हैं, मैब्रिक आई विल से हार्डली 1 to 2 आवर्स देंगे इस डोमेन को, तो काफ़ी है। हाँ, काल्पोस्कोपी की एनएचएस की गाइडलाइन है 2021 से, आप 20 से आप पढ़ते हो, बट अभी 23 में अपडेट हुई है थोड़ी बहुत चीजें, जो कि पार्ट 2 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पार्ट 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं वो उसके तो डाल दी। ओके, अच्छा, स्ट्रैटेजी का अपना पूल है फॉर एसबीएस एंड ईएमक्यूज, और फिर कुछ बुक्स हैं फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, जिसमें अमांदा है, एंड्रयू है, ब्रेन है, इसके अलावा दत्ता है, ताहिर महमूद है, एंड्रयू है, गणेश सर, गणेश गुप्ता की बुक है, एंड बहुत सारी बुक्स हैं, केलवानी, बताती हूँ डिटेल्स। तो अब अभी हमें पता चला कि हमें हमारे 18 मॉड्यूल्स हैं, और हर मॉड्यूल में रैंडम टॉपिक्स हैं, और उन रैंडम टॉपिक्स के रैंडम सोर्सेज हैं, तो आपने अपने चेक्स बड़े स्ट्रॉन्ग बनाने हैं। बट ओवरऑल ग्रीन टॉप गाइडलाइंस 60% आपके जो सिलेबस है उसको करेंगी कवर, और नाइस 20% तक, एंड देन टॉक आर्टिकल 10%, और ये जो रैंडम समरीज हैं एफएसएच और बैश की और बिको की, ये भी 10-15%। So that was, a brief overview about the complete modules of MRCOG Part 2, और इनके जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे DTG, नाइस, फिगो, डॉक, सिप्स एंड ब्ला ब्ला, मैब्रिक और एफएसएच और फिगो। अच्छा, तो हाउ अब आपको सिलेबस अब पता चल गया, लेकिन ये सब चीजें एग्जाम इन पे कैसे लिया जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है फ्रॉम वेबसाइट, कॉलेज वेबसाइट, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और जो
टोटल मार्क्स हैं वो सिंगल बेस्ट आंसर से 40% ऐड होंगे और एक्सटेंडेड मैचिंग क्वेश्चन से ना 60% होंगे ऐड। और मुझे जो लगता है जो जो जिस ग्रुप में मैंने स्टडी की उसमें जो मोस्टली लोग अगर क्लियर नहीं कर पाए उनके रीजन ये इशू था। ऑब्वियसली अगर आप पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हो, उसकी कोचिंग कॉस्टली है और एग्जाम इन इटसेल्फ कॉस्टली है, तो आप एक सीरियस कैंडिडेट हो ना, इसलिए तो नहीं बैठे जोक में कि बस देखते हैं एग्जाम कैसा है। ऑब्वियसली हार्ड एंड मनी है आपकी, आपने इसलिए इसको यूज किया है कि आप एग्जाम बेसिकली पास करो और अपना दिल लगा के पढ़ते हो। लेकिन ये जो EMQs है ना, दैट इज द सिंगल मोस्ट रीजन आपका एग्जाम पास नहीं होता। और इसके रीजन ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस फ्रॉम वेरी स्टार्ट नहीं करते, या फ्रॉम वेरी स्टार्ट फ्रॉम पास पेपर नहीं करते। दैट इज द सिंगल बेस्ट रीजन। सिंगल बेस्ट आंसर्स पे तो सारे आपके कंट्री एग्जाम भी सिंगल बेस्ट आंसर्स पे होते हैं। यू आर वेरी गुड टू सॉल्व सिंगल बेस्ट आंसर्स। मसला तब होता है जब आपको 5 ऑप्शंस की बजाय 12 ऑप्शंस मिलती हैं या इवन 16 ऑप्शंस मिलती हैं, और उसमें से जो बेस्ट वन है, जब बल्कि मैं कहूँगी दी बेस्ट वन है, वो चूज करना। और ये वाकई ही एक नर्व्स की गेम है। इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है। जैसे एक्चुअली जब आप किसी रेस में हिस्सा लेते हो, मैराथन में जो लोग हिस्सा लेते हैं वो तो काफी अरसे से तैयारी करते हैं ना उसकी। तो ये माइंड गेम है EMQs, इसकी तैयारी भी शुरू से करनी चाहिए। एग्जाम से 3 महीने या 2 महीने पहले नहीं। और दैट इज द ओनली रीजन EMQs आपको वाकई ले डूबते हैं। ठीक है, तो शुरू से ही आप अपने इस छुपे हुए खतरे को आइडेंटिफाई करें और इस पर प्रैक्टिस करें। ले डूबेंगे ये। लिटरली बड़े अच्छे मेरे कोलीग थे। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय देम, बट अनफॉर्चुनेटली दे couldn't make it because of EMQs. ओके, पेपर 1 3 आवर्स का होता है, या आप इसको कहीं 180 मिनट्स का होता है। पेरिसन सेंटर जाके देना होता है, MRCPI की तरह घर बैठ के नहीं दे सकते। ठीक है, और 50 सिंगल बेस्ट आंसर होते हैं, 50 EMQs होते हैं, लेकिन 40% SBs आपकी पासिंग परसेंटेज में ऐड होंगी और 60% EMQs। तो इसी तरह टाइम भी आप ऐसा करेंगे, 40% आप एंटायर 3 आवर्स आप दें सिंगल बेस्ट आंसर्स को और 60% टाइम दें आप फिर EMQs को। ऑब्वियसली 5 ऑप्शन में एक्सक्लूड करने के लिए आपको अगर टाइम चाहिए 1 मिनट, तो फिर 12 या 10 में से एक्सक्लूड करने के लिए आपको डबल टाइम चाहिए। तो टाइम तो फिर आप, और ये टाइम मैनेजमेंट भी रीजन होती है। जो लोग अनफॉर्चुनेटली एग्जाम पास नहीं कर पाते, इंस्टेड ऑफ ऑल हार्ड वर्क, कि वो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में जो है थोड़े वीक होते हैं। वो 50% अगर एग्जाम देते हैं SBS को, और 50% जब EMQ शुरू होते हैं तो फिर कुछ EMQs में वो एडुकेट टाइम नहीं दे पाते, और बिकॉज ऑफ ओनली दिस रीजन वो उनकी की नहीं बन पाती। ऑल्दो दे नो कि क्या पॉसिबल की है, बस बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी। दिस इज सेकंड डोंट। पहला डोंट ये था कि एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चंस आपने स्टार्ट से ही प्रैक्टिस करने हैं। देयर आर लॉट ऑफ गुड बुक्स एंड सोर्सेज अवेलेबल टू प्रैक्टिस एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, प्रैक्टिस की कमी है। तो प्रैक्टिस आप शुरू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और फिर आइंदा, और फिर आपने जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे अपनी तैयारी में, तो फिर आपने प्रैक्टिस एग्जाम सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में करनी है। जैसे रियल एग्जाम होता है, कोई भी पास पेपर पूरा उठा के ट्राई करेंगे उसको आपने जो है उसका पेपर 1 या 100 क्वेश्चन आपने 3 आवर में करने। ठीक है, हर 7-8 दिन के बाद ये एक्टिविटी, ये माइंड गेम आपने जरूर प्ले करनी है विद योरसेल्फ। फिर जैसे आपकी बॉडी, जैसे किसी एथलीट की बॉडी यूज टू हो ही जाती है, इसी तरह आपका माइंड भी यूज टू हो ही जाता है। आप आराम से कर ही लेते हो, फिर लोग पास होते भी तो है ना, ऑब्वियसली होते हैं। ठीक है, आई एम टॉकिंग टू यू, आप अक्सर आपसे बात करेंगी। तो जब ये लोग पास हो सकते हैं, व्हाई नॉट यू? जस्ट आपको एक राइट स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी है अपने एग्जाम को पास करने के लिए। पेपर 2 के भी यही हालात है, 50 SBAs हैं, 50 EMQs हैं। ठीक है, SBAs फिर भी रिपीट होते हैं। अच्छा, EMQs भी मुझे लगता है रिपीट होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो इतने ज्यादा होते हैं, जब कैंडिडेट्स बाहर आते हैं तो उसको रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, तो वो एक नया क्वेश्चन बन जाता है। तो वो कांट से कि EMQs रिपीट हुए नहीं हुए, पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि 50 EMQs एग्जाम देने के बाद आप 12-13 ऑप्शन के साथ रिप्रोड्यूस करते हैं, और एक क्वेश्चन भी मिस, एक भी ऑप्शन मिस हो जाए तो वो क्वेश्चन नया बन जाता है। इसलिए EMQs के बारे में आपने ये रखना ही नहीं है कि ये पास पेपर से आएंगे तो हमने बस पास पेपर्स करने हैं। तो EMQs के लिए आपने बहुत
अच्छी और वास्ट प्रेपरेशन करनी है और सोर्सेज आपने मैक्सिमम यूज करना है, ठीक है। आफ्टर दिस मार्क्स डिवीजन ऐसे ही है, जैसे बताइए 40% सिंगल बेस्ट आंसर्स की, 60% EMQs की। आई एम नॉट टेलिंग इट, कॉलेज टेलिंग इट वहीं से मैंने ये उठाया है। ओके तो यूजुअली जो आपके मॉड्यूल्स 5, 6, 7 till 18 है वो पेपर 1 में आते हैं, और 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 ये आपके पेपर 2 में आते हैं, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपने गिवन टाइम को प्रॉपर किस डोमेन में यूटिलाइज किया। EMQs के लिए मेक श्योर यू मस्ट हैव एम्पल टाइम, ठीक है, 60% ऑफ योर एंटायर 3 hours। ओके बैटरी, अच्छा ये जो सेटिंग है पेपर की, या ऐसा नहीं है कि जो भी 75% ले लेगा तो वो पास हो जाएगा। कभी परसेंटाइल इनकी 65 होती है, कभी 68 होती है, कभी 63 भी होती है, तो वो उनके अपने हिसाब से होते हैं। देयर आर टेलिंग ये कॉम्प्लेक्स क्लासेस है, ठीक है। तो हम हर क्वेश्चन की डिफिकल्टी सेस करते हैं, और उस क्वेश्चन में जो मैक्सिमम नंबर किसी के आते हैं उसको क्राइटेरिया रख के और एक सेट परसेंटेज डिफाइन करते हैं कि ये जितने आएंगे तो वो जो है स्टूडेंट पास होगा। तो दिस इज नॉट लाइक दिस कि 100 क्वेश्चंस में से ये डेफिनेटली आपको 60 या 70 या 80 क्वेश्चंस पास करने ही करने, क्लियर करने ही करने, ठीक है। तो मार्किंग में अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आपका आंसर करेक्ट नहीं है तो 0 मार्क मिलेगा, माइनस में नहीं मिलता, ठीक है। और फिर कॉलेज का ये कहना है कि आप के जो रिसोर्सेज हैं टू प्रैक्टिस सिंगल बेस्ट आंसर्स और एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चंस वो ई लर्निंग से होने चाहिए। बेसिकली ई लर्निंग कॉलेज का अपना पूल है। ये तो वैसे ये भी है, ये भी CPSE की तरह ही है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये पूल उठाते हैं, मतलब ये भी पास पेपर से ही अपना पूल उठाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने नया पूल लेके आना है तो फिर वो ई लर्निंग के रिसोर्सेज से लाते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर जब आप तैयारी करें तो RCOG ई लर्निंग के जो पूल है SP और EMQ उसके लिए वो जरूर आप प्रैक्टिस करें, और इससे चलो ना भी आए बट आपकी जो प्रेपरेशन है उसको एक बूस्ट मिल जाता है, कॉन्फिडेंस ऐड हो जाता है, आप बहुत सारी चीजें करेक्ट करते हो। आना तो डायबिटीज में से ही है ना, गाइडलाइन में से ही आना है, तो जैसे मर्जी आए आप उसमें अच्छे हो, आपने उसको अच्छे से पढ़ा है स्टेप वाइज और उस पर मैक्सिमम प्रैक्टिस की है फ्रॉम प्रैक्टिस बुक्स एंड ई लर्निंग रिसोर्सेज, तो फिर कुछ भी आ जाए आप, इससे क्या फर्क पड़ता है आपको कि नया पूल है पुराना पूल है, बिकॉज आपको आता है तो बस आता है ना। ओके पासिंग ग्रेड वैसे 2 का आई फील कम ही था 1 और 3 के पर, बट इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। Jan 2024 वाले स्टूडेंट्स अगर एग्जाम दें तो 3 मंथ्स में अपनी फर्स्ट रीड तो कंप्लीट कर लें, जो कि मुझे पता डिफिकल्ट है, चलो 4 मंथ्स में कर लो बट 3-4 मंथ्स में ना फर्स्ट रीडिंग आपकी होनी चाहिए, ताकि एक्चुअली आप 3 टाइम्स उसको रिवाइज भी कर सको, ठीक है। अगर जो जुलाई 2024 में अपेयर हो रही है तो दे आर वेरी सेफ, वो सेफ जोन में है, क्योंकि वो फर्स्ट रीड अगर 6 मंथ में करते हैं और जो कि 6 मंथ में होती है नॉर्मल लाइफस्टाइल के साथ एंड यू आर डूइंग जॉब एंड अदर थिंग्स, तो फिर 6 मंथ चाहिए। अगर आप डेडिकेटेड हो एग्जाम के लिए, आपने कुछ भी नहीं करना, पेपर ही देना है और बस देना ही देना है, तो फिर 3 मंथ्स इनफ है, और इस माइंडसेट के साथ तैयारी हो भी जाती है, 3 मंथ्स में फर्स्ट रीड हो भी जाती है। सेमलेस के बारे में बता चुकी हूँ। पहले आप पिक करें कि आपने मैटरनल मेडिसिन पढ़ना है तो उसको थारो पढ़ें, आपको पता हो मैटरनल मेडिसिन के मॉड्यूल में कितने टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक्स बेसिकली मैंने करने कहाँ से हैं, और ऐसा तो नहीं है कि मैं ओल्ड गाइडलाइन पढ़ रही हूँ, उसको कोई नई गाइडलाइन तो नहीं आई थी, मतलब आप स्कोलिसिस आप पढ़ रहे हो या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस पढ़ रहे हो वो 2021 से, तो आपको पता होना चाहिए रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस 23 में रिसेंटली अपडेट हुए हैं, ऑक्सफोर्ड लास्ट ईयर अपडेट हुए हैं, ठीक है। तो ये जरूर पता होना चाहिए, एंड यही मैंने बताया था, यही प्रोसेस 50%, अगर ये आप कंप्लीट कर लो तो 50% एग्जाम डन। बेसिकली आपको पता है कि आपका मॉड्यूल कौन सा है, सोर्स कौन सा है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि आप साथ साथ अपनी जो है ना उसी मॉड्यूल के मेक श्योर उसी मॉड्यूल के आप पढ़ रहे हो ओन्कोलॉजी और क्वेश्चन आप उठा लो मेटल मेडिसिन के, तो फिर तो मिसमैच है, टाइम वेस्ट है ना।
तो फिर उसी मॉड्यूल के जो आप पढ़ रहे हो उसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, उसी के सिंगल बेस्ट आंसर और EMQs फ्रॉम प्रैक्टिस बुक्स। आई विल मैंने शुरू में वो स्लाइड भी दिखाई थी सारे नेम्स की। और एक्चुअली वैसे ट्रूली स्पीकिंग ये सारे मैंने खुद तो नहीं किए थे, पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए करना। तो आई विल टेल यू इन द एंड कि मैंने कौन सी बुक्स की थी। ये 20-25 किताबें बेसिकली आइडियल वे तो है तैयारी करने का, लेकिन प्रैक्टिकल वे या ह्यूमनली पॉसिबल वे नहीं है कि 5 महीने में आप 2024 के लिए सारी किताबें कर लो। ठीक है, तो ना तो कुंजे, एंड्रयू, केलवानी और रेखा, ये 4 बुक्स अगर आप इतनी सारी बुक्स में अगर आपने सोचा है कि यार ये तो होने वाली नहीं है, तो ये 4 तो आपने डेफिनेटली करनी, दे शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। ठीक है, एंड विद दिस यूर ई लर्निंग रिसोर्सेज, सारे के सारे मॉड्यूल्स पे जो भी इनका EMQs है, SPAs है। ठीक है, दिस इज मिनिमम, मैक्सिमम तो फिर आइडियल है ना, मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि आप पास हो जाओगे। ठीक है, बाय डूइंग दीज 4 बुक्स एंड डूइंग ई लर्निंग ऑब्वियसली विद योर पास पेपर्स। ठीक है, तो नंबर 3 क्या है, जब आपने पहली दफा थ्योरी पढ़ी, दूसरी दफा आपने पूर्ण जो भी आपके रिसोर्सेज थे उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, थर्ड टाइम पे नया मॉड्यूल ना शुरू करें। फिर आप देखें कि जो आपने इतनी एफर्ट की है, जो पहले कॉलेज में पेपर्स आए हैं, जो क्वेश्चंस थे, क्या आप ये सॉल्व कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो फिर आपकी थ्योरी अच्छी है, और अगर नहीं कर सकते तो गो बैक, ओपन योर गाइडलाइन अगेन। ठीक है, और उस अंदाज से दोबारा से पढ़ें। एंड ये इसको मैंने रेड किया एंड इट विल डिसाइड कि वेयर यू स्टैंड एंड हाउ यू शुड इम्प्रूव। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मुझे पता है बहुत सारे मेंटर्स जो एक्चुअली काफी सीनियर भी हैं मुझसे, तो वो इसको लाइक नहीं करते, बट मैं बीइंग कैंडिडेट, बीइंग स्टूडेंट आपसे बता रही हूँ कि आई विश कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता कि देयर एंड देन मैं थ्योरी करती, देयर एंड देन मैं उसके पास पेपर्स पे जितने भी क्वेश्चंस थे, और ये टायरिंग प्रोसेस है, इतने सारे 10 साल के पूल से ये कलेक्ट करना कि इसमें मेडिकल डिसऑर्डर के कितने क्वेश्चंस हैं, उनको अलग से कंपाइल करना और फिर साथ के साथ कराना, टायरिंग है। कुछ लोग इसको एंड पे करा देते हैं, कराते तो हैं, लेकिन एग्जाम से पहले 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, लेकिन उस वक्त तो आपका रिवीजन का टाइम होता है, और जब तक आपने एटलीस्ट 3 रिवीजन नहीं की तो फिर एग्जाम में आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। सो फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने 6 मंथ में तैयारी करनी है, उनके लिए ये सूटेबल नहीं लगा मुझे। मैंने एक्चुअली 4 मंथ्स में की थी, तो मैंने इसी तरह की थी। ठीक है, अपॉलॉजीज इफ समवन इज नॉट एग्री विद दिस। और फोर्थ ये है कि आप रिवाइज करें, और रिवीजन का मकसद हरगिज नहीं है जैसे आप अपने लोकल एग्जाम में करते हो ना कि पूरी थ्योरी करके फिर दोबारा से रिवीजन, डोंट डू दिस। उनको जो पूरी थ्योरी है ना, मे भी कुछ टॉपिक्स आपके आप कर रहे हो बिफोर एग्जाम, 2 वीक्स बिफोर एग्जाम, तो फिर कब करोगे रिवीजन? डोंट डू दिस। तो बस आपने अपना सर्कल बना लेना है कि भाई जो टॉपिक मैंने पढ़ा है ना 2 हफ्ते पहले, मैंने 14 डेज के बाद उसको रिवाइज करना ही करना। कम वर्ड में मैं ओब्स कर रही हूँ, मैं गायनी कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन जो टॉपिक मैंने 2 हफ्ते पहले पढ़ा था ना, मैंने उसको जो है ना इससे ज्यादा लंबा नहीं करना कि मैं उसको ओपन करूँ। 2 हफ्ते से ज्यादा इस टॉपिक को ओपन करोगे तो वो एक नया टॉपिक बन चुका होता है, पूरी मेमोरी डिलीट हो चुकी होती है। फिर ना मुझे तो यही लगा था, तो मैंने अपने लिए, मुझे पता है अपना, हर बंदे को अपना पता होता है कि 2 वीक से ज्यादा ना गुजरे टॉपिक भूल जाता है, फिर सारी एफर्ट बेकार, नहीं कुछ 100% बेकार नहीं जाती, लेकिन काफी सारी चली जाती है। तो रिवीजन इज मस्ट, और ये अपना अपना प्लानर आप खुद बनाएंगे, आई कांट मेक इट फॉर यू। मुझे पता है कि मैंने अभी 23 में एंडोमेट्रियल कैंसर की आई है फिको गाइडलाइन पढ़ ली है, पढ़ने के बाद आज मैंने पढ़ी है, आज क्या डेट है? आज है 10 अगस्त। ठीक है, तो मैंने सेट कर लिया कि मैंने दोबारा ये टॉपिक कब पढ़ना है। मैंने इसको 24 अगस्त, बस मतलब विद इन 24 अगस्त तक मैंने इसको दोबारा ओपन करना है, किसी भी वक्त जो भी मेरा सुटेबल टाइम है। मैं इससे ज्यादा अगर मैं इसको नेक्स्ट मंथ ओपन करूंगी ना, तो फिर मुझे ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। अब पढ़ना तो है ही, रिवाइज तो करना ही है, तो पहले कर लो। और फ्रीक्वेंट रिवीजन से आप उस टॉपिक को एक नए अंदाज से देखना शुरू कर देते हो, वो रिवीजन होती है ना, नया विजन मिल जाता है। और फिर ये सर्किट आप कंटिन्यू रखें। ठीक है,
फिर सर्किट कंटिन्यू रखें, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल उसके SBM की MQs, उसी के पास पेपर्स, फिर उसी की विद इन 2 weeks टाइम फ्रेम, रिवीजन कंटिन्यू एंड विद इन 3-4 months आपकी सिलेबस भी कंप्लीट, आपकी रिवीजन भी कंप्लीट। यहाँ आप क्लियर हो? यास्मीन एंड मुनज़्ज़ा, ईमान, यहाँ तक क्लियर हो आप? ओके, फातिमा, सादिया, यास्मीन, ओके। तो मुझे लगता है कि सीमलेस तरीका अच्छा है अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए, अगर आप रिपीट कर रहे हो या पहली दफा दे रहे हो, ठीक है। होएवर इधर उधर की बातों पे फिर भी नहीं जाना, अपना हिसाब किताब देखना है, विच यू नो एक्चुअली वर्क्स फॉर यू, ठीक है। तो और जो दोबारा रिवीजन होती है ना, वो पूरे गाइडलाइन की दोबारा हो ही नहीं सकती, ठीक है। ये जो फ्लैश कार्ड्स हैं या माइंड मैप्स हैं, ये फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिथम, ये स्टिकी नोट्स वॉल पे या कहीं भी, बेसिकली ये एंड पे काम आते हैं और ये आपको याद भी रहते हैं। प्लीज आप इसको जो है, जब आप पहली दफा रीड कर रहे हो उसी वक्त आप उस गाइडलाइन को एक पिक्चर फॉर्म दे दो, फ्लैश कार्ड्स की फॉर्म दे दो, माइंड मैप की फॉर्म दे दो, जैसे जो आपको सूट करे। और अब तो माइंड मैप्स पे इतने अच्छे टूल्स हैं, गैजेट्स हैं, अपने प्ले स्टोर से कर लें और बना लें। अब मुझे पता है तुम लोगों के लिए एक डिफिकल्ट थिंग है, मैं चूंकि PPTs बनाना मेरी हॉबी है, उस पर काम करना या नई चीजें देखना, तो आप लोगों के लिए शायद ट्रिकी हो, बट इफ समवन इज डूइंग दिस थिंग उसको पता होगा। बट आई एम टेलिंग के माइंड मैप्स रेडीमेड मिलते हैं, आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी होती है, ठीक है। जस्ट एक मिनट। ओके, सो 3 times रिवाइज कर लें। मैंने ये किया था, बट आप एटलीस्ट जो भी आपको 4 दफा कर सकते हो, 1 दफा 2, तो रिवीजन इज एक्चुअली मस्ट। रिवीजन में मैंने तो सेट किया हुआ था 30 MCQs 10 जब रिवीजन मोड में थी ना, 30 MCQs 10 EMQs, एक गाइडलाइन, चाहे वो जो TGKNICE है, पिको है, और एक टॉक आर्टिकल पर डे के हिसाब से मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। लेकिन ना, जब आप जो भी आप सोर्स यूज करें ना, उसको ब्लाइंडली उसकी कीज को कॉपी पेस्ट नहीं करना अपने माइंड में ना, थोड़ा अपना थिंकिंग प्रोसेस भी दिखाना है। एक तो उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी पढ़नी है, आप एग्री नहीं हो उससे, तो इतने सारे हेल्पिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, या एट आवर प्लेटफॉर्म रेज द क्यूरी, ओके। नोट्स कैसे बनाने हैं, और ये बहुत जरूरी भी है बनाना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस है। मैंने आपको बोला था ना, 50% तो यही है कि पढ़ना कितना है, कहाँ से, है ना। क्योंकि अगर आपको कोई कहे ये सारी गाइडलाइन करनी है, तो आप अगर FSRH, मैंने जब प्रिंट किया ना FSRH की गाइडलाइन, मेरा प्रिंटर ही बहुत हो गया, 1000 पेजेस की सारी निकली। और वो पॉसिबल था मैं तो इतनी नहीं हूँ कोई गोल्ड मेडलिस्ट या टॉपर, वो होती भी तो पॉसिबल नहीं था, 1000 पेजेस तो नहीं करने थे, किए भी नहीं, जरूरी भी नहीं थे, ठीक है। तो यू मस्ट नो कि आपने कितना पढ़ना है कि आप उसको बाद में ना रिवाइज भी कर सको। इतना कुछ पढ़ के जब आप रिवीजन नहीं कर पाते तो फिर दुख भी होता है। और आपने एग्जाम फोकस तैयारी करनी है, ठीक। तो एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, उसके लिए मैं आपको बता दूं, वो तो खैर जब आप SBS करेंगे, अपना पूल देखेंगे, खुद ही समझ आ जाएगी कि कॉलेज के क्या फेवरेट डोमेन्स या टॉपिक्स हैं, ठीक है। और nobody can teach you actually, ये दिस इज समथिंग बिटवीन यू एंड फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर करियर, आपको अच्छे से पता है, nobody can guide you फॉर दिस, व्हाट सूट्स यू, आपको क्या इंपॉर्टेंट लगता है। तो फिर एक काम करें, गाइडलाइन पढ़ने से पहले एंटायर सर्वे कर लें। कोई कहे ना बस ये 2 पेजेस पढ़ने हैं, आप भाई क्यों पढ़ने हैं 2 पेजेस, पूरी गाइडलाइन का सर्वे करना, इंटायर डॉक्यूमेंट। बट दिस टाइम यू विल नॉट यूज एनी कलर, आप लेड पेंसिल से कुछ आपने रखना है, हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, वो आप लेड पेंसिल से कर लें, एंड देन अंडरस्टैंड योर कलर कोड्स, ठीक है। तो इफ यू थिंक सो दिस इज इम्पोर्टेंट,
और अभी आपको नहीं पता कि ये किस क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसको तो आपने अंडरलाइन कर लिया लेड पेंसिल से, बट परसेंटेजेस हैं, बहुत सारी परसेंटेजेस हैं, ठीक है। बट यू नो कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट परसेंटेज, एक मेन टॉपिक की जो अपना इंसिडेंस है और जो उसकी मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं या उसकी एटलीस्ट रिकरेंस है, वो आप उसको करें, उसको ग्रीन कलर दे दें, ठीक है। सिंगल बेस्ट आंसर्स पढ़ते हुए आपको लगा कि ये आप इससे जो है इससे सिंगल बेस्ट आंसर आए हैं, उसको आप ऑरेंज कलर दे दें। और जब व्हेन यू आर डूइंग द रिकॉल्स तो फिर आप उसको येलो दे दें। येलो अच्छा कलर है, जल्दी हाईलाइट हो जाता है, रिकॉल्स की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इससे आपको अच्छी इंसाइट मिल जाएगी। तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट पे, चाहे जीटीजी का है, चाहे ये नाइस का है, चाहे कोई टॉक आर्टिकल है, अब आपको दोबारा रिवीजन में ना पूरा डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ना, परसेंटेजेस सारी ग्रीन वाली आपने रिवाइज करनी है, और जो सिंगल बेस्ट आंसर्स में कीज आई हैं या जो टेक्स्ट आया है या जो स्टेटमेंट आई है वो आपको पता है ऑरेंज है, और ये आपका जो है ना येलो, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच यू हैव हाईलाइटेड एज येलो, आपको पता है ये तो डी मस्ट है ना, ठीक है। तो फिर रिवीजन करने से आपका माइंड जो है ना खुद ही प्रायोरिटाइज कर लेगा चीजें, और बट लिटरली व्हेन यू विल सॉल्विंग योर एग्जाम, आपको यही ग्रीन और ऑरेंज और येलो चीजें फ्लिकर हो रही होंगी दिमाग में, ठीक है। जीटीजी रिकमेंडेशंस तो आपने बाय हार्ट पढ़नी है, पूरी जीटीजी को आप सर्वे कर लें, फिर उसको डिफरेंट कलर्स दे दें, बट रिकमेंडेशंस बाय हार्ट पढ़नी है, ठीक है। आफ्टर रिकमेंडेशंस जो अदर इंफॉर्मेशन है उनके लिए कलर कोडिंग हो गई, राइट, ओके। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है, चाहे जीटीजी का, नाइस का, टोक का, सिप का, ठीक है, कहीं से भी पढ़िया, कोई टॉपिक किसी बुक से भी अच्छा मिल गया, कुछ बुक्स में भी हैं, जैसे मनोरिया के लिए मैंने जो है एल्गोरिथम ऑफ जर्नल गायनिक एल्गोरिथम की बुक से बनाए थे, वो ठीक भी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंडो चेंज नहीं होती, आपको पता है ना। मेडिकल डिसऑर्डर, ऑन्कोलॉजी, ये अर्ली प्रेगनेंसी मॉड्यूल्स, इनमें बड़ी फ्रीक्वेंट अपडेट्स आती हैं, मैंने एंडो में नहीं देखी। एनीवे, अच्छा, तो फिर जो भी इन सारे डॉक्यूमेंट्स में टेबल, एल्गोरिथम और फ्लो शीट्स हैं, इनको आपने मिस नहीं करना। तो ये वो सारा कंटेंट है जो कि आपके नोट्स को ना हाई क्वालिटी नोट्स बनाने वाला है, ठीक है। या तो आप अपनी गाइडलाइन पे ये सारे तजर्बे कर लें, या फिर आप अगर अच्छे हो, डेडिकेटेड हो, राइटिंग यू नो लाइक राइट कर सकते हो, या तो फिर आप लिख लो, बट पॉसिबल नहीं है लिखना, ये आइडियल जरूर है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, आप नहीं लिख सकते पूरी पीसीओ या ब्लीडिंग डिसऑर्डर की इतनी लंबी जाइंट गाइडलाइन है, उसको 200 पेज की, तो लिख ही नहीं सकते। तो उसी गाइडलाइन पे अगर आप उसी को डिफरेंट कलर्स दे दो, रिकमेंडेशंस बाय हार्ट कर लो, सफिशिएंट है। हाँ, आपको पता है टेबल्स देखने हैं, आप मैंने नाइस देखनी है, टॉक देखने से के टेबल्स देखने हैं, तो वो आप उनको मिस ना करो, ठीक है। ये क्लियर है। नोट्स बनाने का तरीका ना मुझे वैसे बहुत अजीब सा लगता है कि किसी डॉक्टर को समझाऊं जिसकी पूरी जिंदगी नोट्स बनाने में, पढ़ने में गुजरी है, उसको क्या कोई गाइड करे। क्लियर है इधर? यस मैम। ओके, बट मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ हेल्प कर रही हूँ, ठीक है, बाकी आपको खुद पता है बट सूट्स पा रही हूँ। मतलब मुझे कोई कहेगा तुम लिखो, मैं तो नहीं लिख सकती, और मैम कोई आपकी कहेगा हेल्प और गाइडेंस से बहुत कुछ होती है। नहीं, मैं आपको बोला ना, टिल 30 स्लाइड्स में बीइंग कैंडिडेट या बीइंग एग्जाम कैंडिडेट बात कर रही हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है लिखना। तो मेरी आप गाइडलाइंस देखे ना, वो आपको ग्रीन, येलो और ऑरेंज मिलेंगी, और मैंने ना कटिंग की हुई है हर किस्म के, बाकी मतलब जैसे लेट्स सपोज मैंने क्या पढ़ना है, हाँ इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी पे देखें बहुत बहुत चीजें हैं, मेल फैक्टर है, उस पर इतने सारे टोग हैं, दो तीन तीन, तो हर चीज तो नहीं पढ़नी जब मैंने रिवाइज करना है, तो मैंने कटिंग करके उनके सारे एल्गोरिथम जो भी टेबल्स थे वो मैंने लगा लिए थे अपने नोट्स में। जहाँ, और इसके साथ मैंने जो मेन चीज रखी थी वो एंडोमेट्रियोसिस की नाइस रखी थी। हाँ, एशर से मैंने कुछ चीजें ली थी, मैंने पूरी एशर नहीं पढ़ी, वो 200 पेज की एशर पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, तो जो उसकी रिकमेंडेशंस थी ना वो बस मैंने हाईलाइट कर ली थी, पूरी गाइडलाइंस कटिंग नहीं कर पाई, बट मुझे पता था ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसको जो है ना ऑरेंज कलर दिया हुआ था, तो मैंने बड़ा क्विकली पूरा इनफर्टिलिटी, अगर आप मुझे कहीं ना, आई कैन रिवाइज इट इन 2 आवर्स। और सबसे अच्छा काम, मजे का काम पता है क्या है,
कि आपको इनफर्टिलिटी करने में 2 हफ्ते लगे हैं, बट रिवीजन करने में आपको 2 आवर लग रहे हैं, और स्टिल येट यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। ये क्यों पॉसिबल है? ये सिर्फ आपकी वाइज प्लान से, या आपकी अच्छी स्ट्रेटेजी से, या आपकी हाई क्वालिटी नोट से पॉसिबल है। ठीक है, राइट मैम। तो हाई क्वालिटी नोट्स में मेकिंग नोट्स ना वैसे कोई ऐसा नहीं है कि एक दफा पढ़ ली हो गया। जो नोट्स मैंने आज से लेट्स सपोज 3 साल पहले भी बनाए थे ना, स्टिल आई एम वर्किंग देम ऑन देम। मुझे कुछ भी कोई ना कुछ चीज इंपॉर्टेंट चीज नजर आती है, मैं कहीं ना कहीं ऐड कर देती हूँ। इट्स जस्ट लाइक अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपने पहली रीड में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आपने अच्छे नोट्स बनाए हैं, क्योंकि आपके अच्छे नोट्स लिटरली एग्जाम से 1 हफ्ता पहले भी बन रहे होते हैं, जिसमें आप चीजें ऐड कर रहे होते हैं। और एग्जाम से 1 हफ्ते पहले जो आपके माइंड की का जो होते हैं ना मैं कहूँगी शश के, वो होते ही हो रहे हैं। आप कहते हैं कि मेरा ही माइंड इतना अच्छा चल रहा है पहले किधर लिटरली विद इन लास्ट जो 10-15 डेज है ना, योर माइंड विल मेक यू अमेज्ड। इतना आप प्यार आएगा इस पे, इतने मजे मजे से वो हर चीज आपके लिए कर करके दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये नोट्स को, जो अच्छे नोट्स बनते हैं ना, वो एग्जाम के इन्हीं डेज में बनते हैं। आपके साथ सफर है तो आई विल शो यू माय नोट्स कि हाउ आई वाज डूइंग इट। तो लिटरली मैंने जब मेरे लास्ट के 2 डेज थे एग्जाम के, तो मैंने पूरी ओब्स 1 डे में नाइसली रिवाइज कर ली थी, और गायनी सेकंड डे नाइसली पूरी रिवाइज हो गई, बिकॉज मैंने बड़ा वर्क किया था स्टेप वाइज प्रोटोकॉल पे। मैंने बड़ा वर्क किया था कि ये चीज मिस नहीं होनी, ये काफी दफा रिकॉल में आई है, ये आएगी भी और आई भी थी। ठीक है, और ईएमक्यूज के लिए तो एफर्ट थी, इसके लिए वाकई हार्ड वर्क था। मैंने आपको बोला ना, रिवीजन में 10 ईएमक्यूज में, रिवीजन में डेली 10 ईएमक्यूज में कर रही थी। ओके, अच्छा देखो, जैसे इनफर्टिलिटी के नोट्स हैं, तो ये आपका माइंड मैप है कि भाई प्राइमरी मेनोरिया है या सेकेंडरी प्राइमरी सबफर्टिलिटी है, सेकेंडरी सबफर्टिलिटी है, ये मेल फर्टिलिटी या अनएक्सप्लेन्ड है। ठीक है, इसमें मुझे पीसीओ पढ़ना, ओवेरियन फेलियर पढ़ना, थायराइड पढ़ना, प्रोलैक्टिन्स पढ़ना है, एंडोमेट्रियोसिस पढ़ना है। सेकेंडरी में पीआईडी, टीबी, फाइब्राइड पढ़ना है। मेल में एफएसएच नॉर्मल है, ओकेआई लो है ना, और अनएक्सप्लेन्ड में एनीथिंग, एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो आपका ना, आपको अब फिंगर टिप्स पे है कि कॉलेज की पीसीओ की गाइडलाइन कितनी है ना, एक जीटीजी है इसकी, तो ये इस पे क्या बोलती है। अब पीसीओ की जो गाइडलाइन है ना, वो पीसीओ के बारे में ही बोल रही है, इनफर्टिलिटी के बारे में ज्यादा नहीं बोला, वो इनफर्टिलिटी के साथ बोला है, इनफर्टिलिटी की नाइस ने। ठीक है, तो आपने उसको सिंक्रोनाइज कर लिया। ओवेरियन फेलियर पे, प्रीमेच्योर ओवेरियन सफिशिएंसी पे टोग आर्टिकल्स हैं, थायराइड पे टोग आर्टिकल है, प्रोलैक्टिन पे है, एंडोमेट्रियोसिस पे एशर भी है, और नाइस भी है। ठीक है, तो इन सब पढ़ने से मकसद क्या है कि आपकी स्टेप वाइज प्रोटोकॉल क्या है, हाउ यू विल मेक यूर कीज। ठीक है, इनफर्टिलिटी का पेशेंट है, एन्युलेशन है, सबसे पहले मैंने क्या करना है। if there is no clue, obviously they 21 progesterone in luteal, but if there is a clue, endometriosis का है, फिर obviously first line TVS and staging के लिए लेप्रो। तो इस तरह से मैंने बज़वर्ड्स पहले ही सेट कर लिए, सेम फॉर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, सबफर्टिलिटी, मेल फैक्टर के लिए और अनएक्सप्लेन्ड के लिए। कब किस टाइम लिमिट पे, 2 साल के बाद क्या करना है, 6 महीने पे क्या करना है, 35 ईयर के बाद क्या करना है, 40 ईयर के बाद क्या करना है। ठीक है, ओके, मेडिकल डिसऑर्डर्स पढ़ते हुए मेक श्योर ये सारे एक्चुअली प्रायर टू कंसेप्शन, आप एक दफा एक पढ़ रहे हो ना, डायबिटीज, क्रोनिक डायबिटीज, प्रायर टू कंसेप्शन HbA1c की लिमिट क्या है, या बाकी फंडोस्कोपी, रीनल फंक्शन टेस्ट, और इन सब चीजों की क्या लिमिट है, बुकिंग में क्या है, थर्ड में कोई चीज नहीं आ रही है, फोर्थ टाइम ऑफ डिलीवरी पे कैसे स्लाइडिंग स्केल के साथ, या लेवल्स PSL के आपने देखने, मोड ऑफ डिलीवरी या टाइम ऑफ डिलीवरी, कब इंडक्शन करनी है, कब नहीं करनी, लेबर प्रोटोकॉल क्या है, एनेस्थीसिया कौन सा दे सकते हैं। मतलब ये चेक्स हैं, पूरी गाइडलाइन पढ़ते हुए मुझे कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं इस तरह उसको ना राइट डाउन करती रहती हूँ। नॉट फॉर डायबिटीज ओनली, कार्डियक के लिए, अस्थमा के लिए, क्योंकि उनकी लेबर केयर बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, अस्थमा की, कब आपने कौन सा एनेस्थीसिया देना है, और क्या आपके कट ऑफ हाइपरटेंशन बीपी की लिमिट्स हैं या शुगर की लिमिट्स हैं। तो हर जो मेडिकल डिसऑर्डर है ना, उसको इसी तरह आप उसमें फिल इन द ये इन चेक्स को फिल कर लें, और फिर सबको कंपेयर कर लें। प्रायर टू कंसेप्शन सब पढ़ लिए, जिनका सारा एंटीनेटल सबका है वो पढ़ लिया, स्पेसिफिकली अबाउट मोड ऑफ डिलीवरी क्या चल रहा है, और स्पेसिफिकली PPH में आप देख लें, एस्थमा में कुछ ड्रग्स नहीं देनी, कार्डियक में कुछ ड्रग्स नहीं देनी, है ना। तो फिर वो बड़े अच्छे
जब आपको मैं कहूँ ना एक दिन में बैठ के एग्जाम से पहले ओब्स रिवाइज करो, तो वो तभी रिवाइज होगी जब आपको इस तरह की आपने चेक्स बनाई हैं पहले ही, वरना तो घूम जाओगे 200 पेज के डॉक्यूमेंट में रेड येलो ग्रीन ढूंढते ढूंढते। तो दिस इज माय वे, बट आप देख लें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कॉन्ट्रासेप्शन सब मेडिकल डिसऑर्डर की डिफरेंट है, किसी में ओजी भी नहीं देना है ना, किसी में हम इम्प्लांट्स ज्यादा स्पेसिफिकली दे रहे हैं, किसी में कुछ, किसी में कुछ। सेम फॉर ऑनको। ऑनको के लिए स्टेज और स्टेज वाइज ट्रीटमेंट के अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सबके एक स्पेसिफिक सिम्टम है, सबका एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पेक्टर है, जैसे वो, और कोई रिस्पेक्टर्स ऐसे हैं जो इंक्रीज करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डिक्रीज करते हैं। सबकी एक स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। और एक तो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है ना, डायग्नोज कर लिया, फिर उसके बाद स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट है, फिर रिकरेंस की इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट है। जैसे एंडोमेट्रियल कैंसर है, हम एमआरआई करा रहे होते हैं, और सर्टेन सिचुएशंस में हम सीटी कराते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर में, और जब रिकरेंस हो जाए तो फिर हम पैक्सिटी पे आ रहे होते हैं। तो फिर इन इन्वेस्टिगेशंस को भी आप सारे कैंसर्स की इसी तरह बताएं कि स्पेसिफिक कौन सी है फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, फॉर स्टेजिंग पर्पस, व्हेन टू डू दिस स्पेसिफिक थिंग, और फॉलो कैसे करना है, सबका सीटी कराना है या सी 125 कराना है, सबकी बायोप्सी करनी है, मतलब बहुत सारी चीजें आप देखोगे। तो मेन टू मेन ये है कि सारे कैंसर्स की सिम्टम क्या है, रिस्पेक्टर्स क्या है, इन्वेस्टिगेशंस में क्या बज है, स्टेज क्या है, स्टेज वाइज ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। एक्सेप्शंस भी हैं, कहीं पर फर्टिलिटी स्पेयरिंग हो जाती है, कहीं नहीं होती, एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, और कोमॉर्बिडिटीज में वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, वेरियस प्लान बीसी हैं, कैसे ये सेपरेट करते हैं, इनकी कॉमन साइट ऑफ मेट्स क्या है, इन सब का 5 ईयर 10 ईयर या 1 ईयर सर्वाइवल क्या है, और व्हेन दे विल रिकर हाउ विल मैनेज देम, ठीक है, और इसमें कितने मेरे रिकॉल्स आए हुए हैं और कैसे आए हुए हैं। और फिर मुझे तो भूल जाता है कि एंडोमेट्रियल कैंसर में पैरामीट्रियम 3B में इन्वॉल्व होती है, तो सिमिलरली सर्वाइकल में ये 2B में इन्वॉल्व होती है। सब कैंसर में ब्लैडर 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 4th स्टेज पे आ रहा है, बट ओवेरियन में ये 2nd स्टेज में आ जाता है। तो ये फिर एक्सेप्शंस हैं, जब मैं कंपेयर करूंगी तो आई विल मेक नोट। अब फिर मैं भूलूंगी तो नहीं ना ऑनकोलॉजी, बिकॉज आई हैव वर्कड ऑन दिस क्वालिटी नोट्स मेकिंग। मेरा जो स्टाइल था वो ये था कि मैंने टॉपिक बाय स्मॉल कोडर बनाए थे, लाइक जैसा कि मेडिकल डिसऑर्डर या मेडिकल मेडिसिन एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है, तो इसमें कितने ज्यादा मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, लेट्स सपोज 12 हैं। तो मेरा डायबिटीज का अलग था, हाइपरटेंशन का अलग था, ओब्स कोली का अलग है, कार्डियक का अलग है, अस्थमा का अलग है, मल्टी एमएस का अलग है, और एपिलेप्सी का अलग है। तो मैंने छोटे फोल्डर बनाए थे, मतलब छोटे छोटे, आई विल शो इट सम फाइन डे। तो फिर मैंने उनको एक बिग जो है जगह पे रख दिया। मेरे बच्चों के वो थे टॉयज के स्टोरेज बैग्स थे अब वो थोड़े बड़े हो गए हैं, तो वो फारिग थे, तो मैंने उन बैग्स में उनको संभल कर दिया। तो मैं फिर निकाल लेती थी, फिर इससे मुझे पता था ये डायबिटीज निकालना है, तो आराम से डायबिटीज रिवाइज हो गई ना। मैंने बोला ना हर 14 दिन के बाद मैंने रिवाइज करना है, तो फिर वो मुझे टाइम लाइन मुझे पता है। आप अपने मोबाइल को भी अच्छा यूज कर सकते हो, टाइमर आ जाता है टाइमर आ जाता है कि ना सपोर्ट हो गया, आज क्या रिमाइंडर आ गया यार, आज ये टॉपिक रिवाइज करना था। आपका मोबाइल ही सबसे अच्छा आपका फ्रेंड है, मतलब लोग कितने बदले स्टडी पार्टनर अच्छे नहीं मिलते, मेरा सबसे अच्छा स्टडी पार्टनर मेरा मोबाइल है। ओके, पता है मैं मोबाइल में भी यही करती हूँ, मैंने डायबिटीज का फोल्डर अलग बनाया हुआ है, एवरीथिंग विच इज ऑन डायबिटीज। कोई कहीं से EMQs पढ़ लिया, नहीं समझ आया, मैंने सोचा बाद में पढ़ूंगी, है कहीं से मुझे डायबिटीज की लाइक मैंने अपनी समरी बनाई, मैंने वो भी उसको जो है ना इमेजेस बना के उसमें फेंक दिया उस फोल्डर में। और फिर उसके बाद टेबल्स एल्गोरिथम सारे उधर फेंक दिए, उस पर जितने रिकॉल्स आए, व्हेन आई वाज सॉल्विंग द रिकॉल्स, मैं डायबिटीज के भी लैदा करती रही, मतलब मेडिकल डिसऑर्डर के लैदा नहीं किए, 3rd रिवीजन में मैंने डायबिटीज के भी लग कर लिए, और वो भी मैंने अपने फोल्डर में डाल दिया। और अब जब मैं लेटी हुई हूँ ना, तो मैंने क्या किया, टेलीग्राम पे अपना डायबिटीज खोला, एंड एवरीथिंग ऑन डायबिटीज इज देयर, मुझे फोल्डर भी नहीं खोलना पड़ा, मतलब इन फोल्डर का मैंने बैकअप अपने मोबाइल पे बना लिया था, ठीक है। होपफुली आप मेरी बात समझ रहे होंगे, समझ आ रही है? नहीं आ रही। मैं एज ए कैंडिडेट अपने प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन शेयर कर रही हूँ, नॉट एज ए मेंटर। फातिमा को समझ आ गया, ओके। अच्छा, फिर मुझे ये लगा कि डायबिटीज पे 3-4 और फोल्डर खुल जाते हैं, क्योंकि पढ़ाती भी हूँ ना,
अब FCPS के भी आ जाते हैं IIM के लिए, फिर मैंने कोड दे दिया उनको। मुझे पता है ये O वाले जितने भी है ना, O1 से लेके O100 तक, ये सारे MRCOG के हैं, तो मैं बड़ी इजी हो जाती हूँ। फिर मैंने सबको उठा के फोल्डर में डाल दिया। बस मुझे क्या करना पड़ता था, MRCG2 माई एग्जाम फोल्डर क्लिक किया, उसमें सारे टॉपिक्स हैं, और सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मुझे टेलीग्राम ने दी, ठीक है। लेकिन ये स्टेप 2 था। स्टेप 1 यही था कि मैंने फोल्डर बनाए थे पहले, जैसे मैंने आपको बोला ना, मैंने कलर कोडिंग की, रिकमेंडेशंस की, हर जगह से जो भी मुझे एल्गोरिथम, माइंड मैप्स जो मैंने अपने बनाए, एवरीथिंग वाज देयर। और फिर फाइनली उसका मैंने बैकअप अपने डायग्राम पे रखा, और इसका जो है ना मेडिकल डिसऑर्डर का जो डब्बा था ना, उसमें डालती रही ये 10-15 सारी डिजीज, ठीक है। एंड इस एक्टिविटी के बाद, although it was tiring, boring, है ना, टाइम टेकिंग है ना, मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन it was इसकी वर्थ थी। Because of only this reason, I was able to revise entire OBS modules in one day before my exam, and I was very crystal clear, even EMQs, कि what to do. Literally means मुझे अभी एक EMQ याद है। उसमें क्या था, पेशेंट की पहले तो वो आई थी, हाँ वो VT का कोई था, पोस्ट ऑप सिचुएशन, उसको स्कोर करना था। स्कोर मैंने ही करना था, मैंने स्कोर किया तो वो 2 बन रहा था। 2 स्कोर पे आपको पता है ना, हेपरिन देनी है 10 डेज के लिए। अच्छा, ऑप्शन ए हेपरिन प्लस टेड 10 डेज, और टिल ऑप्शन B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, F, O, the same option, heparin 10 days TED. But अब कहाँ से आप एक्सक्लूड करेंगे 10 days? इधर क्या है, इधर G पे जाके उन्होंने एक और काम किया, इसके साथ उन्होंने हाइड्रेशन में डाल दी। मजा आ गया ना, ये भी दे दो फिर तो। और O पे जाके दे हैव रिटन प्रोफाइलेक्टिक हेपरिन, और आई फील सो कि प्रोफाइलेक्टिक ही पहली दफा अब यूज हुआ है। और यहाँ क्या दे रहे थे, प्रोफाइलेक्टिक ही दे रहे थे ना। इससे पहले मैंने कुछ EMQs प्रैक्टिस किए थे कि कॉलेज इस तरह भी टेस्ट करता है, मतलब मेरे बैकअप में माइंड में था कि इस तरह के MCQs आने वाले हैं। मैंने इस तरह हाइपरटेंशन के और कार्डियक के कुछ सिनेरियोस किए हुए थे, ठीक है। तो इट मेक माई लाइफ इजी, मैंने बस इसको पिक कर लिया। आपको समझ आ रही है किस तरह होता है? ओके, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, लेकिन फिर भी ना सोल्यूशन होता है। यू कैन इजीली पिक यूर की। अब जब आपका एग्जाम नहीं होगा तो फिर मैं एक और सेशन कंडक्ट करूंगी कि एग्जाम में कैसे सरवाइव करना है, कैसे आपने अपनी आइडियल की और एक्सपीरियंस कीज बनानी है, और शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बट करंटली मैं स्टेप बनती रहूंगी, पर वो ये है कि आपने स्मॉल फोल्डर बनानी है, फिर उसको अपने बिग फोल्डर में लगाना है। दिस वाज माय वे। होwever, जो अदर कैंडिडेट्स हैं वो कुछ ऐसे मैंने भी देखे हैं, वो रिंग फोल्डर में अटैच करते रहते हैं, पंच करके लगाते रहते हैं, मतलब पूरे मेडिकल डिसऑर्डर उनका एक ही जगह पे उनका भी आ जाता है, बट उनकी थोड़ी सी कम एफर्ट होती है, ठीक है। बट मुझे कलर्स यूज करना अच्छा लगता है। मतलब मुझे लगता है कि मैं बड़ी चीजें कलरफुल बना देती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन करना और बैल बूटे लगाना और माइंड मैप्स बनाना, शायद ये मेरी हॉबी है। तो फिर मैं इस तरह पिक कर लेती थी, ये डायबिटीज खोलनी है, ये हाइपरटेंशन खोलनी है, ये समझा, ये पूरा मेडिकल डिसऑर्डर का मॉड्यूल है। मुझे पता है मेरा टाइमर आ गया डायबिटीज का, तो मैंने बस डायबिटीज खोल ली। अब एक दफा तो खवारी की है ना पूरी गाइडलाइन पे, लेकिन अब मुझे पता है ये इसकी रिकमेंडेशंस है, ये इसके परसेंटेजेस हैं, ग्रीन ऑरेंज इस पे SDs आई हैं, येलो इसके सारे रिकॉल्स हैं, ये मैंने रिवाइज कर लिया। इजी पीजी, यही रिवाइज करना था, ठीक है। और बाकी जो चीजें डायबिटीज की मैंने रिवाइज नहीं की, वो इतनी सिंपल थी कि अगर मैं उनको रिवाइज ना भी करूँ तो मुझे पता है कि एग्जाम में कैसे उसको डील करना है, मुझे पता है कि यही भूलता है, तो वही मैंने हाईलाइट किया था। और कोई स्ट्राइकिंग थिंग थी वाइल सॉल्विंग EMQs, मुझे लगा कि इस तरह भी पूछते हैं, तो मैंने अपने आप से बात भी की हुई थी कि ये नहीं करना, डोंट डू दिस, ये हो जाएगा। तो फिर वो मुझे वो उसका जो ना, मैं आगे उसकी वो बना देती थी स्कल, वो डेंजर साइन नहीं होता, बस, ठीक है। तो मैं एज ए कैंडिडेट बात कर रही हूँ आपसे, आई एम नॉट टॉकिंग एज ए मेंटोर। मे बी एज ए कैंडिडेट हर एक के लिए अपना एक एक्सपीरियंस हो, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस।
अच्छा, जब आप अपने नोट्स बना लें तो फिर आप रिस्पेक्टिव मॉड्यूल में जरूर ऐड करें, वरना आप अगर डायबिटीज वहाँ अटैच नहीं किया ना मेडिकल डिसऑर्डर में, तो फिर ढूंढते रहोगे, फिर फायदा इतनी एफर्ट करने का, फिर उसको उसकी रिस्पेक्टिव प्लेस पे रखोगे सही। यू कैन पास इट इन वन गो, इजी पीजी। ठीक है, सिलेबस ह्यूज है बट ऑर्गेनाइज कर लें, मैंने आपको बताया ना कैसे ऑर्गेनाइज कर सकता है। फाइल्स बना लें पहले, शुरू में आप एंटायर सर्वे जरूर करें, बट फिर आप उसको कलर कोडिंग करें और उसको फिर उस पर प्रोसेस करते रहें बाय मेकिंग योर ओन एल्गोज एंड माइंड मैप्स। डिस्ट्रैक्शन तो बहुत सारी हैं MRCG2 में। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि सो मैनी इंफॉर्मेशन, सो मैनी हेल्प अवेलेबल, एक्चुअली इतनी ज्यादा हेल्प अवेलेबल है जो जरूरी नहीं है। आपको समझ नहीं आती फिर करे क्या बंदा। एवरीवन इज गुड, एवरीवन इज क्लेमिंग वी आर बेस्ट, बस बस ये कर लो तुम, है ना। बट आपने अपना स्टाइल देखना है कि आपके लिए क्या चूज करता है। और फिर भी किसी भी कोर्स या ऑर्गेनाइजेशन का मसला नहीं है, मसला फिर आप खुद ही हो, क्योंकि उस कोर्स ऑर्गेनाइजेशन से बाकी लोग भी पास हुए हैं, आप क्यों नहीं पास हुए फिर? सबसे बड़ी डिस्ट्रक्शन तो खुद ही हो ना। आपने सोशल मीडिया अवॉइड करना है, मैक्सिमम ग्रुप्स अवॉइड करने हैं। आपको अगर लगता है कि कोई एक एक सेम या एक कोई आपके लाइक यूर माइंड कोई ग्रुप है, तो बस उसको ज्वाइन कर लें। बात तो वो भी करा देंगे आपको, वो दूसरा भी करा देगा तो शायद आपने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना इतने सारे काम करना। अपनी स्टोरी फिर बंदा खुद ही लिखे। और प्रिपरेशन प्रॉब्लम्स हैं, अपने डुएबल गोल सेट करें। मतलब आपको पता है ना, आप एक ही गाइडलाइन कर सकते हो पूरे दिन में, मत खप के जरूर अपने टाइम टेबल पे 2 रखनी है। 2 टॉपिक्स पॉसिबल ही नहीं है करना, फिर एक करोगे नहीं फिर स्ट्रेस होगी। ठीक है, डुएबल गोल्स आपने रखने हैं और उनको विद इन 2 वीक्स टाइम फ्रेम आपने रिवाइज करना है। ठीक है। कल को सिखाएगा कौन? मामा से जाएंगे। ओके, अभी है कम हम, काफी है बस। अब एज ए स्टूडेंट तो जो मैंने बातें करनी थी मैंने कर ली। ठीक है, ओके, हाउ वुड यू मीट? Interested to continue this or not? Yes, ma'am. So now I am giving you a brief description about my course. इसका नाम है Seamless MRCG2। थ्योरी मतलब पूल, इसके साथ साथ लेके चलेंगे। अच्छा, तो what you will expect if you are joining the course? ठीक है, इसके टोटल हैं ग्रुप्स, लाइक ग्रुप्स बहुत ज्यादा है ना, डोंट बी सैड। एक्चुअली ये आपको ये ऑर्गेनाइज करेंगे आपकी चीजें, और सब एकदम से बम्बार्डमेंट नहीं होने वाली मल्टीपल ग्रुप्स में। ठीक है, तो अभी आप सब किस ग्रुप में हो, है ना, मेडिकल डिसऑर्डर में ना, आई थिंक। ग्रुप्स के नाम मैं चेंज कर दूँ, बट एनीवे जो भी नाम है O1 O2, आप मेडिकल डिसऑर्डर में हो ना। और मेडिकल डिसऑर्डर में हमने 10 डेज देने, लंबा मॉड्यूल है, 3-4 इसके होंगे सेशंस, और ये इसी मॉड्यूल में होगा। मतलब आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी इसी मॉड्यूल में, इसी O1 में मिल जाएगी। इसमें जितने भी लाइक इम्पोर्टेंट समरीज हैं, स्प्लैश कार्ड्स हैं, वो भी आपको इधर मिल जाएंगे। ठीक है, और जो आपका डिस्कशन ग्रुप है उसमें आपकी इसी मॉड्यूल की डिस्कशन साथ साथ होती रहेगी। वी विल ट्राई कि डेली 30 SPAs और 10 EMQs करें फ्रॉम ऑल सोर्सेज, लेकिन जो बेस्ट हैं, जो जिनकी क्वालिटी अच्छी है, जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिस बुक्स हैं या ई लर्निंग सोर्सेज। ई लर्निंग सोर्सेज के लिए आई विल मेक अनदर सेपरेट ग्रुप, ताकि वो तो रिवाइज करना ही है अपने, इजी हो जाएगा आपको, क्योंकि एंड पे आप मे भी प्रैक्टिस बुक्स रिवाइज ना करें, बट यू मस्ट हैव टू रिवाइज ई लर्निंग पूल SBAs एंड EMQs। ठीक है, तो जब हम मेडिकल डिसऑर्डर की थ्योरी का उसका लाइव सेशन हो जाएगा, व्हेन यू विल लिसन मी और अक्सा, और आप समरीज पढ़ लोगे और साथ साथ आप उसके सिंगल बेस्ट आंसर और EMQs सॉल्व कर लोगे, और थर्ड स्टेप पे आप उसके सारे पास पेपर्स में जो इस मॉड्यूल से क्वेश्चंस आए हैं, EMQs आए हैं, वो सॉल्व कर लोगे, तो फिर हम दूसरे मॉड्यूल में शिफ्ट होंगे।
फीटल मेडिसिन में, और इसी तरह फिर हम इन्हीं 3 to 4 स्टेप्स में ये मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, फिर हम लेबर OBCR पर पीएम करेंगे, ठीक है। फिर हम एंटीनेटल करेंगे, फिर हम गायनी के ग्रुप्स करेंगे उनको, और प्रेगनेंसी, जनरल गायनी, कॉन्ट्रासेप्टिव, फर्टिलिटी एंड यूरोगायनी। आई विल मेक श्योर कि 3-4 मंथ्स में ये सारी एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो जाए। मींस योर theory, your single best answers, and your e-learning questions, and your past papers. Okay, so this is the way we will start the course. और approximately आपके 20 live sessions होंगे with us at school, और daily आपकी activities होंगी, ठीक है, to solve the single best answer then the MQs, ठीक है। ये books हैं total, बट मैंने आपको बोला मुझसे ये सारी नहीं हुई थी, मैंने 4 की थी। करवाऊंगी तो मैं सारी, ठीक है, लेकिन इट्स अप टू यू। अगर आपने कुछ भी स्किप करना है ना, तो फिर आप उसमें भी प्रायोरिटी सेट करें। यू कांट स्किप योर e-learning क्वेश्चंस, एंड यू कांट स्किप योर पास्ट पेपर्स। और थर्ड पे एटलीस्ट फिर ये जो बुक्स हैं, ये एंड्रयू कुंचे, रेखा एंड केलवानी, ठीक है। आफ्टर दिस अगर स्किप होता भी है तो बस हैव फेथ, हैव ट्रस्ट ऑन अल्लाह, और बस, ठीक है। तो यस, सो मेडिकल डिसऑर्डर आपका ओरिएंटेशन ग्रुप होगा, ठीक है। आफ्टर दिस इफ समवन इज इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू विद अस, तो दिस इज आवर नंबर, यू कैन ड्रॉप एनी व्हाट्सएप मैसेज हियर, एंड we will help you how you can continue with this. Any other question? चलो मेडिकल डिसऑर्डर तो करें मेरे साथ ना, फिर डिसीजन प्रोसेस के बारे में बताऊंगी। फातिमा, ईमान, मुनज़्ज़ा, फरहीन, आयशा एंड माही। सिलेबस में, बुक्स में, या किसी और पॉइंट पे कोई क्यूरी? कोर्स तो स्टार्ट हो जाएगा ना मेडिकल डिसऑर्डर से, बट इट विल बी अ फ्री ग्रुप। आई डोंट वांट लाइक यू फील सो यार ये कोर्स अच्छा नहीं था, ज्वाइन कर लिया, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। पहले चेक तो कर लो ये पढ़ाते कैसे थे, तो आप पहले चेक कर लो। आयशा, रिसेंटली आई पास्ड इट। मैम आपने 4 बुक्स बताई थी, वो जरा रिपीट कर दें, कौन सी थी? 4 क्या समझी नहीं मैं। आपने 4 बुक्स बताई थी। अच्छा, उनके नाम हैं जी। एंड्रयू सर, एंड्रयू की ओल्ड और न्यू 2 बुक्स हैं ये, ठीक है। फिर मैम रेखा एंड केलवानी, एंड देन कुंजे, सर कुंजे, ठीक है। तो ये बुक्स तो मस्ट हैं। मैं ये नहीं कह रही बात, हाँ, रेखा, सर एंड्रयू की ओल्ड एंड न्यू, कुछ करेक्शंस हैं वो मैं करवा दूंगी, नो वरीज। देन केलवानी एंड देन कुंजे। व्हाट इज द 4th वन? कुंजे सिंगल बेस्ट Okay. आंसर्स और EMQs की बुक है। थैंक यू मैम। ओके ऑडियंस, मिलते हैं मेडिकल डिसऑर्डर में, ठीक है। ओके, हाफिज।